हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य। पाठ्य पुस्तक का नाम आरोह भाग 2। इसका पद्य खंड का दूसरा पाठ। रचना का नाम है पतंग और रचनाकार है आलोक धनवा। पतंग एक लंबी कविता है और इस लंबी कविता का तीसरा भाग है वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आलोक धनवा इसके रचनाकार हैं और इस पाठ की व्याख्या और इस पाठ के प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर है उनके वीडियो पूर्व में जारी हो चुके हैं। अब हम परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्नों में इससे विषय वस्तु को बांटने का प्रयास किया है। हालांकि एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं जो बड़े हैं, निबंधात्मक आप उन्हें मान सकते हैं। तो देखते हैं, पहले प्रश्न से लेकर कुल मिला के 14-15 प्रश्न है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पतंग शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? उत्तर है आलोक धनवा। दूसरा प्रश्न, पतंग कविता आलोक धनवा की किस काव्य संग्रह से ली गई है? उत्तर में लिखेंगे दुनिया रोज बनती है, 1998 में प्रकाशित हुआ था। यह इनका एकमात्र काव्य संग्रह है अभी तक। शरद के सवेरे को किसके समान माना गया है या बताया गया है? तो खरगोश की लाल आंखों के समान। दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंगों की दुनिया को। तितलियों की नाजुक दुनिया किसे कहा गया है या कहा गया है? आगे क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जाहिर है किसे शब्द अपने आप में छुपा हुआ है। तो आसमान में उड़ते रंगीन पतंगों को। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पंक्ति में वे शब्द किसके लिए आया है? बच्चों के लिए। बच्चे दिशाओं को किस तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पंक्ति में कपास शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो कपास से देखा जाए ना तो कपास रेशेदार होती है, नरम होती है। उसको दबाना या वो जहाँ कहीं भी है तो उसका जो आकार है वो बड़ा मुलायम, उसका एहसास मुलायम होता है, कोमल होता है। तो इसलिए कवि ने बच्चों की शारीरिक कोमलता, नाजुकता, सुकुमारता व लचीलेपन के लिए कपास शब्द का प्रयोग किया है। इस एक कपास शब्द के प्रयोग मात्र से ही बच्चे के शरीर की ये जो विशेषताएं हैं, सुकुमारता, कोमलता, नाजुकता, लचीलापन, ये सारी विशेषताएं एक ही शब्द में समाहित हो गई है। किसके सहारे बच्चे किसके सहारे आसमान में उड़ रहे हैं? तो रंध्रों के सहारे, अर्थात अपनी कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। 10वां प्रश्न है, कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस प्रकार किया गया है? कवि ने शरद का मानवीकरण करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। उसके द्वारा बजाई जाने वाली घंटी बच्चों को बाहर आने, घर से बाहर आने और पतंग उड़ाने के लिए संकेत या आमंत्रण के जैसा प्रतीत होता है। अब चूंकि शरद है, घंटी बजाता हुआ नहीं आ रहा, लेकिन उसके जो इशारे हैं या हम कहें कि वातावरण में या वायुमंडल में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार के हो रहे हैं जैसे कोई साइकिल चलाता हुआ बच्चा अपनी साइकिल की घंटी को तेज तेज बजाता है, उसी प्रकार से। और वो इशारे हैं, हवा बहुत कम है, बहुत मध्यम गति की, मंद गति से चल रही है। इधर हवा में नमी नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, किसी प्रकार की बूंदे नहीं टपक रही, तो इसलिए पतंग आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो परिवर्तन था, प्रकृति में आने वाला जो परिवर्तन था, वो बच्चों के लिए एक आमंत्रण, एक संकेत के जैसा था। अगला प्रश्न है, किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य में आंशिक सफलता, मतलब थोड़ी सी सफलता मिलने पर व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होती होगी? पतंग कविता के आधार पर बताइए। अब इस कविता का के आधार पर यदि हम इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें, अब पहले एक बार उत्तर पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कोई सामाजिक उद्देश्य से किसी अच्छे काम के लिए कोई काम किया जा रहा है, अच्छे बदलाव के लिए कोई काम किया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी सफलता उस काम करने वाले व्यक्ति को मिल गई तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और कुछ लोग शंकित थे पहले,
या वो सशंक थे कि यार पता नहीं इसका साथ दें या नहीं दें, पता नहीं ये सही है या नहीं है, किस प्रकार का क्या होगा। तो उनके मन में जो शंका थी, जो संशय था, वह भी दूर हो जाता है थोड़ी-सी सफलता मिलने मात्र से। तो वो सामाजिक उद्देश्य से के लिए किए जाने वाला कार्य है, उस कार्य को करने वाला उसका कर्ता-धर्ता है, उसका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दुनिया के जो लोग हैं, उसके हम विचार, उस व्यक्ति के हम विचार जो लोग हैं, वो उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। पतंग कविता में क्या हुआ था? बच्चे खतरनाक छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने से और चूँकि बताया गया है कि वो अपने साथ जन्म से ही कपास लाते हैं, अर्थात मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, तो उनके शरीर में चोट लगती नहीं या वो बच जाते हैं, पता नहीं किस कारण से, अपने ही शरीर के रोमांच से। अब क्या हुआ? उन बच्चों का उत्साह बढ़ गया। उसमें उन उन बच्चों में इस बात की निर्भीकता आ गई, वो उनके अंदर जो डर था, मन में जो भय था, वो भय खत्म हो गया कि मैं गिर जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा? वो भय खत्म होने से उनका जो उत्साह था, पतंग उड़ाने के प्रति उनका जो समर्पण था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए अब कि इस प्रश्न का जवाब पतंग कविता के अंतिम भाग में छुपा हुआ है। कवि कहते हैं कि यदि कोई बच्चा पतंग उड़ाते समय छत के खतरनाक किनारों से गिर जाता है और बच जाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह और ज़्यादा निडर होकर सुनहले सूरज के समक्ष जाता है, के सामने जाता है। तब सुनहले सूरज, अब सुनहले सूरज वैसे देखा जाए तो एक अच्छा बदलाव, सुनहला मतलब सोने के रंग जैसा, सूरज मतलब एक बदलाव, परिवर्तन आया, रात के बाद में सवेरा हुआ। तो एक ऐसे अच्छे बदलाव के लिए और वो उसके लिए और ज़्यादा निडर हो जाता है, उसके समक्ष जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी स्वयं उसके कदमों तले आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती उसके कदमों के तले आ रही है। हालाँकि बच्चा भाग रहा है, धरती नहीं भाग रही, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा वहीं खड़ा है और उसके पैरों के नीचे धरती आती जा रही है। तो ऐसा लगता है कि वह मतलब पृथ्वी उस अर्थात बच्चे उस आत्मविश्वासी व निडर के द्वारा विजित हो जाना चाहती है, मतलब कि पृथ्वी कहती है कि हे बेटे तू मुझे जीत ले, अर्थात विपरीत लगने वाली परिस्थितियां भी अनुकूल लगने लगती हैं। ठीक ऐसा ही व्यवहार सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्यों में आंशिक सफलता मिलने पर होता है। सामाजिक उद्देश्य वाला कार्य करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसके कार्य से सरोकार रखने वाले लोग खुलकर उसके समर्थन में आ जाते हैं। तो ये इसका जवाब होगा। छतों को नरम बनाने से क्या आशय है? तो छत नरम नहीं होती, हालांकि पत्थर मिट्टी की बनी होती हैं, बजरी की, कंक्रीट आदि, लेकिन बच्चे उस पर इस प्रकार दौड़ते हैं कि उनके पैरों को लगता ही नहीं कि वो कहीं, या देखने वाले को ऐसा लगता ही नहीं कि ये छत कठोर भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने छतों को नरम बना दिया है। बेचैन है उनके पैर और बच्चे लापरवाह हैं। लापरवाही से उनका उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि वो छतों की परवाह ही नहीं करते हैं। कि पतंग उड़ाते बच्चे जब छतों पर दौड़ लगाते हैं तब वह उन्हें कठोर नहीं लगती। वे ऐसे दौड़ते हैं जैसे उनके पैरों तले कोई नरम या मुलायम चीज हो, जैसे उन्होंने छत को ही नरम बना दिया हो। पतंग कविता के कला पक्ष पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि कला पक्ष या कला सौंदर्य, भाव पक्ष या भाव सौंदर्य, ये चीजें क्या हैं? यदि बच्चों को इन बातों का पता चल गया कि ये चीज क्या है, तो इसका जवाब देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, पहले मैंने वो लिखा है कि कला पक्ष में कविता या रचना की, कविता भी हो सकती है या कोई रचना, कोई कहानी, उपन्यास, लेख, संस्मरण आदि कुछ भी हो सकता है। किसी कविता अथवा रचना की भाषा, उसमें व्याप्त रस, उसमें व्याप्त छंद, प्रयुक्त अलंकार, प्रयुक्त काव्य गुण, प्रयुक्त काव्य दोष इत्यादि विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। यहाँ आलोच्य कविता पतंग की बात की जाए तो हम पाते हैं या हम देखते हैं कि कवि आलोक जी ने अपनी रचना को भाषाई दायरों से बाहर रखा है। किसी मतलब भाषाई बंधन नहीं रखा कि मुझे सिर्फ संस्कृत के, मुझे सिर्फ हिंदी के, मुझे सिर्फ उर्दू के शब्द लेने, नहीं, भाषाई दायरों से उसे बाहर रखा है। कविता में खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ संस्कृत एवं उर्दू के शब्दों का भी सहज एवं भावानुकूल प्रयोग हुआ है। भाव के अनुसार यदि उर्दू का शब्द वहां ठीक बैठ रहा था कि छत के खतरनाक है कोनो, तो वहां खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू शब्द था।
और संस्कृत के शब्दों का भी उन्होंने बखूबी प्रयोग किया है। बोलचाल में प्रचलित शब्दों के, आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्दों के प्रयोग से यह कविता भी आकर्षक एवं प्रवाहमान या गतिशील बन गई है। मतलब इससे बोझ नहीं रहा, कविता अपने आप आगे बढ़ रही है पाठक के साथ साथ। इसके साथ ही कवि ने रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, अतिशयोक्ति व उपमा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। कविता छंद से मुक्त है और प्रसाद काव्य गुण इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से इस कविता का यह कला पक्ष हो गया। अगला प्रश्न है, पतंग कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब भाव सौंदर्य में क्या होता है कि इस कविता में, इस रचना में किस विषय पर बात की गई है, उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो भाव पक्ष या भाव सौंदर्य में रचना के वर्ण विषय पर बात की जाती है। अब ये पंक्ति लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ ये एक संकेत के लिए या आपकी नॉलेज के लिए लिखी गई है कि भाव पक्ष या भाव सौंदर्य में रचना के वर्ण विषय की वर्णन किए जाने वाले विषय पर बात की जाती है। विवेच्य या मतलब विवेचना की जाने वाली विवेच्य कविता में कवि द्वारा वसंत ऋतु के जाने व शरद के आने का वर्णन संकेतों के माध्यम से किया गया है। नए नए प्रतीक, संकेत का अर्थ है प्रतीक, प्रतीक के माध्यम से किया गया है। शरद ऋतु व प्रकृति चित्रण में बिंबों का सफल प्रयोग किया गया है। कवि के द्वारा एकाग्रता से या तन्मयता से पतंग उड़ा रहे बच्चों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बच्चों की कोमलता, लचीलापन, उनकी चंचलता, साहस, निडरता या निर्भीकता जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। पतंग उड़ा रहे बच्चों के उत्साह व आनंद का सटीक वर्णन किया गया है। छतों के खतरनाक कोनों से गिरना, गिरकर बचना और फिर दुगुने जोश से पतंग उड़ाने की क्रिया द्वारा जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने के भाव व्यंजित हुए हैं कि वो दुगने जोश से जाते हैं। मतलब छत से गिरने की जो जोखिम थी वो अभी भी बरकरार है, बावजूद इसके बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मतलब जीवन में हमारे समक्ष कोई परेशानी आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, तो हम उनके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे होते हैं। इस पतंग कविता के माध्यम से हम ये सीखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम भी है, पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। मतलब प्रतिपाद्य का अर्थ इसका भाव क्या है, प्रतिपादन इसका किया जा सके, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे। पतंग शीर्षक कविता के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या इसका और कोई नाम रखा जा सकता था, या ये पतंग शीर्षक है वह ठीक है, अथवा युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक हो सकता है या हो सकता है, होता है या हो सकता है, पतंग कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। एक दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात है, ये हम युवा ऐसे लिखते हैं और युवा वर्ग लिखना है तो हमें ऐसे लिखना होगा। युवा और वर्ग दोनों अलग अलग, यदि हम एक साथ लिखें तो शुद्ध और समुचित रूप है युवा वर्ग। कैसे है, जैसे आप देखते हैं हमारे क्रिकेट में एक खिलाड़ी हुआ करते थे जिनका नाम है युवराज। ये युवराज शब्द एक्चुअली बना किससे है, ये संस्कृत शब्द है युवन, सॉरी दोबारा, संस्कृत शब्द क्या है युवन। धन राज से युवराज बना और युवन धन वर्ग से युव वर्ग बनेगा। यहां जो नय था, इस नय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे युवन धन राज से युवराज, युवन धन वर्ग से युवा वर्ग। तो यदि हमें युवा वर्ग लिखना है तो हम युवा वर्ग इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान रहे, यदि हमने युवा वर्ग इस प्रकार से कर दिया तो यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कई बार बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्दों का शुद्ध रूप पूछा गया है, युवा वर्ग भी उसमें पूछा गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखते हैं, अब पहले सबसे पहले देखो, एक इस 15वें नंबर के प्रश्न में इस दूसरे की बात करते हैं कि शीर्षक की सार्थकता, सार्थकता की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात आती है शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है उसका नामकरण। तो उसका नामकरण यदि लंबा नामकरण होगा तो थोड़ा सा
एक मन में यूँ डाउट सा हो जाता है या मन में ऐसा रहता है कि यार ये क्या नामकरण हुआ इसका? नामकरण नहीं, उसका नाम, उसका शीर्षक जितना छोटा होगा, उतना ही आकर्षक भी होता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक बहुत ही छोटा है और हमारे आम आदमी, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, प्रौढ़ हो या बच्चे हों, सबने बच्चे आज भी उड़ाते हैं और युवा या प्रौढ़ या वृद्ध जो है वो उन लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी पतंग, चाहे भले एक दिन के लिए ही सही, लेकिन कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी। इसलिए पतंग है उनकी रुचि का विषय है। इसलिए ये है शीर्षक अपने आप ही सार्थक हो जाता है। चलिए उत्तर देखते हैं कि पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित है। कवि द्वारा इस कविता के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा के प्रति रुचि जगाना, बच्चों के स्वभाव एवं उनकी खेल प्रियता तथा बाल मनोविज्ञान को समझने की ललक पैदा करने का सफल प्रयास किया गया है इस कविता के द्वारा। पतंगों के प्रति बच्चों के उत्साह है, उनका समर्पण, उनकी दीवानगी मतलब पागलपन तथा पतंग मतलब पागलपन इसलिए कि कई बार हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं बच्चे, बावजूद इसके वो पतंग उड़ाने से बाज नहीं आते। तो पतंगों के प्रति बच्चों के उत्साह है, उनके समर्पण, उनकी दीवानगी एवं पतंग उड़ाने की अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता को व्यक्त किया गया है। इस हिसाब से कविता का शीर्षक है वह संपूर्णतः समुचित है और आकर्षक है। ये बात यहां लिखने भूल गए कि शीर्षक जितना छोटा होगा उतना ही आकर्षक होगा और इस लिहाज से पतंग शीर्षक पूर्णतः समुचित है। किशोर एवं युवा वर्ग उत्साह, साहस व समर्पण से भरा होता है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर जीवटता एवं आत्मविश्वास पा लेता है। भरपूर जीवटता एवं आत्मविश्वासी व्यक्ति ही दुनिया या समाज को उचित मार्ग दिखा सकता है या बदल सकता है। पतंग कविता के किशोर व बच्चे भी अपने लक्ष्य में तन्मयता से लगे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोर या युवा वर्ग ही समाज का मार्गदर्शक हो सकता है। हाँ, बुजुर्गों का अनुभव हर हाल में काम आता है, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव से सीख कर युवा वर्ग का जो मोटिव है या यू वर्ग का जो मार्गदर्शन है वह और ज्यादा समाज को और ज्यादा अच्छा बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतने ही। अगले वीडियो में फिर अन्य पाठों के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और उनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अनुमति देवें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवें और कोई प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।